सर आजकल तो ज़रूरत से ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल है, व्हाट आई लाइक टू कॉल कंटेंट टेररिज्म। उससे बचना ज़्यादा ज़रूरी है रादर उसमें से काम की चीज़ ढूंढना। फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों में आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम। नहीं लगता ना सर कि 40 नंबर का छूट जाएगा एक पेपर में, तो कैसे निकलेगा। मेरी छोटी बहन सर शी ऑलवेज केप्ट मी मोटिवेटेड के तू करता रहे, तू छोड़ना मत, तू बन जाएगा। यस, मुझे दिखता है तेरी आंखों में। मतलब वही सर, तो फैमिली का रोल उसमें बहुत। मान लेते नहीं आया होता तो क्या गड़बड़ करी थी आप? तो जो है इज इट फीजिबल कि आप एक छोटे से शहर मोरेना से तैयारी कर सको? पॉसिबल होता है ऐसा? Definitely, sir, it's changing the view about the exam and developing that MCQ solving aptitude. Okay. That feel of the question. Okay. I started getting that after solving around 10,000 MCQs in the last 4 months. 10,000 MCQ। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका PW ओनली IAS में। और आज हमारे साथ हैं अभिषेक शर्मा जी। अभिषेक शर्मा जी ने जो है इस बार ऑल इंडिया रैंक 38 सिक्योर करी है एंड दिस इज लाइक ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर इन द कंट्री। तो आई थिंक ये एक देश के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ जो है एक होनहार एक ऑफिसर हमको मिल रहा है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सर मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं बेसिकली आगरा से बिलोंग करता हूँ। आगरा के पास एक छोटा सा गांव है बाह तहसील में, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद सर पापा जवाहर नवोदय विद्यालय में इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो राइट नाउ ही इज पोस्टेड इन मुरैना। जवाहर नवोदय विद्यालय जौरा मुरैना में। सर मैंने अपनी स्कूलिंग 10th तक तो जवाहर नवोदय विद्यालय से ही की एज अ स्टाफ वार्ड। उसके बाद सर मेरी ग्रेजुएशन NIT भोपाल से है। आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर फ्रॉम NIT भोपाल। आफ्टर दैट सर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन Deloitte फॉर 2 years एज एन एनालिस्ट। देन सर आई जस्ट स्टार्टेड। तो ऐसा कब लगा लाइफ में आपको कि जो है मुझे UPSC की तैयारी करनी है? सर मतलब एक ऐसा कोई वाटरशेड मोमेंट नहीं था, बट काफी हद तक दिमाग में तब आया था जब मैं 12th क्लास में था। आई वाज रिकमेंडेड फॉर एयरफोर्स थ्रू NDA। ओह नाइस। बट आई कुड नॉट ज्वाइन ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज। सो आई थॉट आई विल बिकम एन ऑफिसर द अदर वे। अगर ऐसे नहीं हो पाएगी देश की सेवा तो वैसे कर लेंगे। ओह ग्रेट। बट तब मेरे पास सर कोई प्लान नहीं था, इट वाज जस्ट अ वेग आइडिया। ओके, तो फाइनली कब डिसाइड किया कि हाँ चलो UPSC की तैयारी करते हैं? सर जब मैं कॉलेज सेकंड ईयर में था तो लॉकडाउन हैपेंड। घर पे आ गए थे, बहुत ज्यादा टाइम था, पढ़ाई का भी इतना प्रेशर था नहीं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने वो बुक्स पढ़ना शुरू कर दी जो स्टैंडर्ड सोर्सेज थे। ओके। देन लेटर आई मेड नोट्स आउट ऑफ देम एंड द प्रिपरेशन जस्ट स्टार्टेड। ओके, सो एज अ स्टूडेंट मतलब आप अपने आप को कैसे देखते हो कि आप स्टूडेंट्स कैसे थे, पढ़ाई में कैसे थे, और इवेंचुअली जब आप पढ़ रहे थे, जब स्टार्टिंग फेज में थे, तो आपको कैसा लगा कि हाँ सिलेबस काफी वास्ट है, मैं टैकल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? सर बचपन से एज अ स्टूडेंट मतलब थोड़ा सा स्टूडियस तो था ही, क्योंकि सर टीचर के घर में थोड़ा पढ़ने वाला माहौल रहता ही है। थोड़े से स्ट्रिक्ट थे पेरेंट्स पढ़ाई को लेके। तो आई थिंक वो इम्बाइब कर ली थी चीजें मैंने, कुछ जेनेटिक और कुछ एनवायरनमेंट की। अच्छा, एज अ सन ऑफ अ टीचर क्या प्रेशर भी होता है थोड़ा अपने ऊपर? सर अगर उसी स्कूल में आप पढ़ते हो जहाँ पापा पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर तो होता है कि कोई भी बात होगी तो उन तक पहुंच जरूर जाएगी। एज अ पेरेंट मैं जानना चाहता हूँ यहाँ जो है कितना प्रेशर होता होगा? सर एज अ पेरेंट मेरे पापा की पहली प्रायोरिटी उनके स्टूडेंट्स ही रहते थे। तो ही वाज फर्स्ट अ टीचर टू मी एंड देन अ फादर टू मी। ओके। तो उस मामले में द रोल ऑफ माय मदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था, क्योंकि पापा अगर मेरे को एक स्टूडेंट की तरह बड़ा कर रहे हैं तो मम्मी ने एक बेटे की तरह बड़ा किया। आई थिंक वो इमोशनल और एकेडमिक बैलेंस जो इम्पोर्टेंट होता है वो दोनों ने मिलकर दिया। ओके ओके, आई कैन रिलेट। मतलब जो है मेरे घर में कुछ ऐसा ही एटमॉस्फेयर इस समय हो गया है। तो हालांकि मेरा बेटा भी छोटा है लेकिन स्टिल जो है काफी हद तक ऐसा ही एटमॉस्फेयर है। ओके ग्रेट, कमिंग बैक टू योर UPSC प्रिपरेशन। तो एज अ बिगनर मतलब आपने कहा कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो आप फॉलो कर रहे थे, बट देन आपको ऐसा लगा कि कहीं पाथ मुझे पता नहीं है, कैसे क्या करना है, आगे क्या करना है, तो कैसे डिसाइड किया आगे के लिए? सर कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनके स्टैंडर्ड सोर्सेज बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, और जो हैं भी वो बहुत ज्यादा बल्कि हैं। तो उनके लिए सर मैंने कुछ मॉड्यूल्स खरीदे, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लिए। जिससे मेरे को मतलब मेरा सर एम यही था कि आई विल फाइंड वन गुड सोर्स फॉर एवरीथिंग। अगर वो इनकम्प्लीट है तो आई विल ऐड थिंग्स फ्रॉम अदर सोर्सेज और सब अपने नोट्स में इंक्लूड कर लूंगा। एंड एट लास्ट आई विल ओनली हैव 7-8 नोटबुक्स जिसमें मेरे नोट्स होंगे एंड आई विल रीड दैट। तो जहाँ पे गाइडेंस की कमी लगी सर वहाँ पे प्रॉपर वीडियोस, और सर आजकल तो जरूरत से ज्यादा गाइडेंस अवेलेबल है, व्हाट आई लाइक टू कॉल कंटेंट टेररिज्म। कंटेंट टेररिज्म नाइस हो चुका है सर बच्चों के ऊपर। तो उससे बचना ज्यादा जरूरी है रादर उसमें से काम की चीज ढूंढना। तो आई थिंक थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना पड़ता है अगर आप ऑनलाइन गाइडेंस सीख कर रहे हैं। ओके, तो ये जो आपका बिगनिंग वाला स्टेज है ये कॉलेज के साथ है या कॉलेज के बाद है?
सर कॉलेज के साथ ही है, लेकिन मैं घर पे था उस समय, तो ऐसा बोलना कि मैं कॉलेज में था थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कितनी ही अटेंड होती हैं क्लासेस, तो मैं अपना टाइम दे पा रहा था। ओके गॉट इट। फिर पहला अटेम्प्ट आपका कॉलेज के बाद हुआ? फाइनल ईयर में जब था मैं, आफ्टर आई गिव द एग्जाम्स इन अप्रैल कॉलेज में, आई थिंक जून में प्रीलिम्स था। सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट? सर आई वाज कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई कर ली है। कुछ चीजें गलत हुई सर, कुछ चीजों की समझ धीरे धीरे ही आती है इस एग्जाम में, ऐसा मुझे लगता है। कोई कितना भी बोल दे कि लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं, बट एज अ न्यू एस्पिरेंट आपको लगता है कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो इवेंचुअली मैं जर्नी में समझा सर। एग्जाम की डिमांड कुछ और ही थी और मैं कर कुछ और ही रहा था सर पहले 2 अटेम्प्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट आपने कहा टोटल 3 अटेम्प्ट आप अब तक दे चुके हो, तो फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में ओवरऑल क्या रिजल्ट रहा, कैसा रहा? सर फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट दोनों में आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। दोनों में आई वाज वेरी क्लोज टू द कट ऑफ जीएस में, बट आई कुड नॉट क्रॉस इट। सीसेट वाज लकीली नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज सर background and engineering, so I was always having that aptitude to solve CSET questions. Got it. तो आपको बीच में ऐसा लगा या सेकेंड अटेम्प्ट के आसपास कभी ऐसा लगा कि छोड़ते हैं कुछ और करते हैं, डेलॉइट भी तो अच्छा ही है? सर लाजमी है लगना, क्योंकि मैं डेलॉइट में जॉब कर ही रहा था ड्यूरिंग फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। आई वाज डूइंग वर्क फ्रॉम होम। वो भी इतना हेक्टिक नहीं था मेरे लिए, क्योंकि लकीली अच्छे मैनेजर्स, अच्छी टीम्स एंड अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल गए थे। लगा था सर कुछ और करते हैं, यहाँ तो नहीं हो पा रहा, सब कुछ सही करने के बाद भी नहीं हो रहा। तब सर नहीं पता चलता जब उस प्रोसेस में होते हैं कि क्या गलत हो रहा है। आई थिंक तब थोड़ा सा कोई थर्ड आई व्यू दे दे, कोई आपको बता दे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो बहुत हेल्प कर जाती है। उस टाइम पे सर आई थिंक फैमिली का रोल और फ्रेंड्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी छोटी बहन सर, शी ऑलवेज केप्ट मी मोटिवेटेड के तू करता रहे, तू छोड़ना मत, तू बन जाएगा, यस मुझे दिखता है तेरी आंखों में। मतलब वही सर, तो फैमिली का रोल उस समय बहुत इम्पोर्टेंट था। तो पहले 2 अटेम्प्ट में यू वर इन भोपाल ओनली, घर से आप तैयारी कर रहे थे? नो सर, माय हाउस वाज इन मोरेना एमपी। अच्छा मोरेना, राइट। भोपाल में कॉलेज था। भोपाल में कॉलेज था, ओके। तो जो है इज इट फीजिबल कि आप एक छोटे से शहर मोरेना थे तैयारी कर सको, पॉसिबल होता है ऐसा? डेफिनेटली सर इट्स पॉसिबल। मतलब आजकल अगर आप उस इतने ज्यादा जो कंटेंट आपकी तरफ थ्रो किया जा रहा है उससे केयरफुली नेविगेट कर सकते हैं, विच इज अ टफ टास्क, तो आप घर से रहकर तैयारी कर सकते हैं फ्यूचर। सर और बहुत ऑनेस्टली एक बात बोलना चाहूंगा कि आई हैव बीन टू करोल बाग एंड ORN ड्यूरिंग इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज देने के लिए, एंड व्हाट आई टोल्ड माई सेल्फ इज अगर मैं यहाँ आ गया होता कभी तो शायद मेरा एग्जाम नहीं निकलता। ऐसा क्यों लगा आपको? सर दोज प्लेसेस आर ऑलरेडी बियॉन्ड देयर कैरिंग कैपेसिटी। बहुत ज्यादा बच्चे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सर देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस देयर। आई थिंक मैं जिस तरह का इंसान हूँ, मुझे मेरा दिमाग हर तरफ जाता है सर कि ये हो रहा है तो चलो ये भी कर लेता हूँ, ये हो रहा है तो ये। तो आई थिंक मैं भटक जाता वहाँ आके, जैसा कि आई थिंक होता भी होगा बहुत सारे लोगों के साथ। मतलब सर कि आप कर सकते हो घर पर रह के भी तैयारी, और ORN आके भी कर सकते हो, वहाँ रह के भी निकाल सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके गॉट इट। तो आप कह रहे हो कि ORN जो है ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है सर, वहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। ओके गॉट इट। ओके सो आपके फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, बिकॉज थर्ड अटेम्प्ट के क्वालिफाइड, राइट? आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब एक साथ ही क्वालिफाई हुआ है, सो दैट मीन्स कि आप शायद मेंस रेडी ऑलरेडी थे, खाली प्रीलिम्स एक आपके लिए बॉटलनेक था। तो सर दोनों प्रीलिम्स के बाद आई ensured that I'll prepare for 3 months in a way that I'm writing this year's mains. Okay. I came to Delhi to write the test series दोनों बार 3 महीने के लिए। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लिखी, GS की टेस्ट सीरीज लिखी। ऑप्शनल क्या था आपका? फिजिक्स सर। फिजिक्स जी सर। ओके, बहुत ही ये जो है आउट ऑफ द लीग है, बहुत ही कॉमन नहीं है। आई ऑलवेज यूज्ड टू लाइक फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट 11th 12th में, तो it just gave me a chance to get back to my old love, so I why not take the chance। और सर गाइडेंस भी अवेलेबल है। Okay. डायस में DP वाजपेयी सर के गाइडेंस के अंडर आई प्रिपेयर्ड फॉर फिजिक्स। Okay. That really helped। मतलब I think it had a huge role to play in selection। ऑप्शनल में क्या स्कोर रहा आपका? अभी नहीं आया सर, आई थिंक अभी क्या हुआ तो कल आ गया शायद। मेंस एंड इंटरव्यू वाला आ गया, इंडिविजुअल मार्कशीट्स भी आ गई हैं क्या? नहीं, नॉट श्योर। ओके, मैंने ये सुना कि मार्कशीट्स आ गई। ओके, लेट्स गेट बैक। सो हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में आपकी गलती क्या थी, ऐसा कुछ रियलाइज किया आपने? जी सर, और सर अभी 1 महीने बाद प्रीलिम्स भी है, तो मैं उन बच्चों को भी मतलब बोलना चाहूंगा जो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, जो मेरी 3 मेजर मिस्टेक्स मुझे रियलाइज हुई। फर्स्ट वन इज कि आई वाज अटेम्प्टिंग लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग माय फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। दैट इज आई वाज अटेम्प्टिंग समवेयर अराउंड 70 क्वेश्चंस। एक्यूरेसी आप कितने भी अच्छे से पढ़े हो, आई डोंट थिंक इतनी अच्छी हो पाती है कि आप बहुत, मतलब कुछ बच्चे होते हैं सर एक्सेप्शनल,
जो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी एग्जाम नहीं होते मेरे ख्याल से, तो ये लाइक आई हैव हर्ड स्टोरीज, कितनी ठीक है वो आई डोंट नो, बट मुझे सर मेरा नहीं हो पाया दोनों बार 70 के राउंड करके. दिस टाइम आई अटेम्प्टेड ऑल द 100 क्वेश्चंस. आई प्रैक्टिस लाइक दैट. जितने भी मॉक्स मैंने दिए आई अटेम्प्टेड ऑल द 100 क्वेश्चन. मुझे नहीं आता क्वेश्चन, मुझे कुछ हवा भी नहीं है, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, तो भी आई एम श्योर कि इन 4 में से ही है आंसर. सो फाइंडिंग दैट करेक्ट आंसर इज एन आर्ट. एंड आई थिंक सर उसकी प्रैक्टिस की काफी, तो दैट रियली हेल्प. जो लिंक्ड ऐसा सेकंड पॉइंट से भी कि प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट a knowledge based exam. It is not just checking your content retention. It is checking your overall smartness and intelligence. कई बार अधूरी इंफॉर्मेशन से आंसर कैसे निकालो, क्योंकि सर रियल लाइफ में भी आफ्टर बिकमिंग अ ब्यूरोक्रेट आपको करना यही पड़ेगा कि अधूरी इंफॉर्मेशन से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. आई थिंक दे आर चेकिंग दैट ऑल्सो. तो बी अ लिटिल स्मार्ट इन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. एंड सर थर्डली, पहले 2 अटेम्प्ट्स मैंने घर पर रह के दिए थे, तो सर देयर इज एन अनसेड प्रेशर. मतलब आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने जा रहे हैं सुबह एग्जाम सेंटर पे, बेटा नाश्ता कर ले, बेटा सेब खा ले. दे वोंट एवर से कि वी आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल क्लियर द एग्जाम, बट यू कैन सी इट इन देयर आईज. तो सर इन दैट वे तीसरे अटेम्प्ट मैंने अकेले ही दिया. आई शिफ्टेड टू गुड़गांव, अकेला गया विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर. आई स्टेड पॉजिटिव थ्रू आउट, जिसमें मेरे फ्रेंड्स का रोल बहुत ही ज्यादा था. तो वही सर, ये 3 चीजें स्पेशली काम की इस बार. गॉट इट. एक हिस्ट्री का रोल जो है इस समय यूपीएससी प्रिपरेशन में, हिस्ट्री माना जा रहा है कि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इसको टैकल कर पाना काफी मुश्किल है, और काफी लोग छोड़ ही देते हैं. एंशिएंट मेडिवल तो खैर जो है मुझे लग रहा है कि ब्लाइंडली छोड़ देते हैं लोग, और एंशिएंट के बारे में भी काफी हद तक ऐसा ही व्यू है. बट अभी करंट रोल अगर देखा जाए तो एंशिएंट वगैरह का रोल बढ़ रहा है एग्जामिनेशन में. मेन से भी जो है एंशिएंट से सवाल आ रहा है. तो ऐसे में हिस्ट्री को कैसे टैकल किया आपने, स्पेशली एंशिएंट एंड मेडिवल? सर एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री मैंने स्टार्टिंग की थी बेसिक बुक से, स्टैंडर्ड बुक से, घर से, लाइक आर एस शर्मा एंड एनसीईआरटी. तो ना हाँ, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी सर. ओके. मतलब वो एनसीईआरटी ही है, बट आर एस शर्मा इस फॉर्म में आती है. देन सर उसके बाद उसमें से मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे, बट आई वाज फीलिंग कि उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. ओके. प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्चुअली तो थोड़े अलग ही आ रहे थे क्वेश्चन. एंड सर दैट इज द रीजन जिससे लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पढ़ के क्वेश्चन नहीं बन रहे तो छोड़ दो, किसी से नहीं बनेंगे, ऐसा मेंटेलिटी बन जाती है, क्योंकि बहुत अजीब ही क्वेश्चन आते थे. फिर सर जो गैप्स रह गए थे मैंने विच आई यूज्ड कोचिंग के हैंडआउट्स, एंड सर उड़ान बुकलेट भी आई यूज्ड इन द लास्ट फेज ऑफ माय प्रिपरेशन जस्ट बिफोर प्रीलिम्स. जो चीजें नहीं थी मेरे नोट्स में, आई प्लग्ड इट आउट फ्रॉम देयर एंड यूज्ड इट फॉर एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर. ओके. Some of my friends were using Lucent, तो कुछ चीजें they gave me कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट. Lucent से भी कुछ फंसता है, ऐसा कुछ आता है Lucent? सर फंस तो जाता है, लेकिन उसमें इतना सब कुछ है कि कुछ ना कुछ फंसना लाजमी है. प्योर फैक्ट है. हाँ जी सर. तो वही है सर, मतलब बहुत सारे सोर्सेज को कल्मिनेट करके अपने एक सिंगल नोट्स बना लिए थे. लास्ट में उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया. ओके. अगर मैं कहूँ कि एक चीज जो आपके लिए वर्क करी, मतलब व्हिच रियली मेड दिस हैपन, व्हाट वाज दैट? सर हर स्टेज में वो एक चीज अलग अलग थी. ओके. प्रीलिम्स में एज आई मेंशन्ड के changing the view about the exam and developing that MCQ solving aptitude, that feel of the question. I started getting that after solving around 10,000 MCQs in last 4 months. 10,000 MCQs? Yeah, because sir, every day I thought I'll give some or the other test. There is this SFG sir. I wrote SFG, तो रोज सुबह 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है. Then sir we had some toolkits जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, लाइक 500-600 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लिए. देन PYQ 500-600 हो जाते थे. देन ऑल दी फुल लेंथ टेस्ट सिमुलेटर्स आई रोट. तो इवेंचुअली सर इट वुड बी नॉर्थ ऑफ 10,000. 5-6 महीने में. नाइस. एंड व्हाट वर्कड इन मेंस? मेंस में सर आई थिंक as much answer writing practice as you can do, you will be better off. Like people often delay answer writing के अभी syllabus complete नहीं हुआ. I deliberately used to not read before the exam. Not revise before the exam. कि I'll take this question कि मुझे नहीं आता तो मैं कैसे लिखूंगा. And after the exam I'll read that thing, I'll memorize it. Okay. For every mock test you did that? Yeah. There's this program called AWFG. तो उसमें schedule होता है सर कि इसमें आज 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे, इस टॉपिक से. Okay. उस वे में कवर हो जाता है पूरा. तो टेस्ट से पहले नहीं पढ़ता था सर मैं, टेस्ट के बाद पढ़ता था, टेस्ट लिखने के बाद. आई थिंक दैट हेल्प कि अननोन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें. इट इज रियली हेल्पफुल इन दिस. एंड इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू यू वर देयर इन IGP एज वेल. सो व्हाट वर्क, मतलब व्हाट रियली हेल्प्ड इन IGP? सर IGP में आई गॉट स्टेट स्पेसिफिक बुकलेट्स जिसमें बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और प्रोबेबल क्वेश्चंस थे. सो आई एम एसोसिएटेड विद बोथ MP एंड UP, तो दोनों की ही जरूरत थी मुझे. आई गॉट बोथ द बुकलेट्स फ्रॉम ओनली IAS, PW ओनली IAS. And then sir, the mock interview. I came to give the mock interview here. The panel, the feedback given by the panel was very helpful. They pinpointed the exact things I wanted to know because my strategy was to improve from mock to mock.
सो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई सर. And after the mock, one unique thing I found here is the third eye view room. Okay. So after my mock, right after it, I went into another room where a faculty from PW Only IAS was watching my mock live. Then he told me, from a third person perspective, how does it look? Where can you improve? Okay. I think that was a brilliant idea, and that is really helpful. Got it. Real interview में कहीं ऐसा हुआ कि आप off guarded थे और एकदम से लगा कि यार ये मैं कैसे टैकल करूँगा? सर वो जैसे ही शुरू हुआ था रियल इंटरव्यू, सो वो थोड़ा सा फैक्चुअल हो गया. लाइक आई एम फ्रॉम आगरा, तो दे आस्क्ड मी 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी हैं. आई न्यू दैट. देन ही आस्क्ड मी कि क्रोनोलॉजी बताओ उनकी. तो आई वाज थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा सा नर्वस, बट देन आई टैकल्ड इट. आई काम्ड माय सेल्फ डाउन एंड उसके बाद सब स्मूथ हुआ सर. ओके. बिकॉज सर इट वाज एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन एंड नॉट एन इंटरव्यू. उस टाइम तो ऐसा लग रहा था. ओके. ओके. सो जब फाइनली नाम आया आपका, तो वर यू एक्सपेक्टिंग कि हाँ यार हो जाएगा इस बारी, या फिर इट वाज लाइक कि चलो अच्छा है, वो भी रैंक लाइक 38 रैंक, अमेजिंग, राइट? सो कैसा था, फीलिंग कैसी थी, क्या लगा उस समय? सर डेफिनेटली आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट सर 3000 के 3000 बच्चे एक्सपेक्ट करते ही हैं. इस समय की एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है सर कि आपको लग रहा होता है आपकी हो जाएगी, लेकिन जब तक नहीं हो जाता तब तक वो बस फीलिंग ही है. तो यू कैन नॉट से दिस आउट लाउड आल्सो, क्योंकि आपको लगता है मैंने किसी को बोला और नहीं हुआ तो हिल भी लाइक तू तो कह रहा था तेरा हो जाएगा. तो वो तो वही चीज आपको सेल्फ डाउट भी देती है उस टाइम पे. बट सर आई वाज कॉन्फिडेंट थोड़ा सा, तो कि आई विल गेट थ्रू. रैंक का नोबडी कैन से सर, मतलब अगर लिस्ट में नहीं भी आता नाम तो आई वुड हैव कन्विंस्ड माई सेल्फ कि ये गड़बड़ हुई थी इसलिए नहीं आया. इस टाइम पे लगता है सर कि क्योंकि मेरी 38th रैंक आई है तो मैंने सब कुछ सही किया होगा. मान लेते नहीं आया होता तो क्या गड़बड़ करी थी आप? सर ऑप्शनल पेपर 1 में मुझे 40 नंबर का पेपर ब्लैंक छोड़ के आना पड़ा था. ओके. आई टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया था सर पेपर 1 में. तो सर आफ्टर दैट पेपर आई वाज लाइक खत्म हो गया ये वाला अटेम्प्ट. नाउ देयर इज नो चांस दैट आई विल मेक इट. ओके. बट लकीली इट वाज सेकंड लास्ट पेपर. यस सर. तो उसके बाद आई ट्राई टू मैक्सिमाइज इन पेपर 2. तो सर उस दोनों पेपरों के बीच में आई वाज जस्ट क्राइंग, नथिंग एल्स. आई टॉक, मतलब घर पे भी सब लाइक नहीं लगता ना सर कि 40 नंबर का छूट जाएगा एक पेपर में, तो कैसे निकलेगा मेंस. बट सर ये भी एक मैसेज ही है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो किसी भी पेपर में बीच में, जस्ट कीप दैट बिलीव. You never know what went right for you. पीछे हो सकता है आपने ऐसे बहुत अच्छा कर रहे हो. Right. तो I think sir that was a moment. Got it. तो मान लीजिए अभी कोई जो है शुरू करता है तैयारी, तो आप उसे क्या बोलना चाहोगे कि फर्स्ट डे आपको क्या पता होना चाहिए इस एग्जाम के बारे में, एक्सपेक्टेशन एग्जाम की क्या सेट करोगे आप? Sir, I'll say कि before directly jumping into the books, first try to understand the exam थोड़ा सा. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आप शुरू ही कर रहे हैं कि एग्जाम की डिमांड क्या है ये समझना. यू अंडरस्टैंड इट एज यू गो अलॉन्ग इन दी जर्नी. बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे 15-20 दिन, लिसन टू व्हाट पीपल हैव टू से अबाउट इट, लिसन टू द पीपल जो एग्जाम निकाले हैं. लाइक इस बार आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी. फाइंड दोज वीडियोस जिनसे आप रेजोनेट करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम. मैंने ये नहीं किया था सर, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगा इसको समझने में. एंड देन टेक PYQs एज योर यार्ड स्टिक सर. वहां से भी एग्जाम समझने में बहुत हेल्प होती है. एंड सर तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भरोसा रखिए कि आप कर लेंगे, नो मैटर कोई क्या कहता है. आई थिंक सर आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि इस एग्जाम को निकालने के लिए कोई स्पेशल टैलेंट नहीं चाहिए. आप मतलब जो टैलेंट, मतलब सर पेट में से कोई ये लिख के नहीं लाता कि वो एग्जाम निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता. इट्स जस्ट योर हार्ड वर्क एंड द रोल ऑफ लक. गॉट इट. तो जो है कितना मतलब अगर मैं कहूँ 1 to 10 आप कहो कि हाँ एग्जाम इजी है, टफ है, या फिर एज अ बिगिनर जो है मैं जब एक्सपेक्ट करता हूँ कि नहीं आसानी है, बहुत मेहनत नहीं करनी है, या इतना ही सिलेबस पढ़ लूंगा तो हो जाएगा समथिंग, उस समय क्या थॉट प्रोसेस, मतलब क्या बताना चाहोगे उस बच्चे को आप कि नहीं ऐसे नहीं सोचना है, क्या है ये एग्जाम? सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये एग्जाम आसान नहीं है. लाइक ऐसा नहीं है कि आप निकाल लोगे बिना मेहनत करे, लेकिन ये एग्जाम टफ भी नहीं है. सर इसका जो सिलेबस है उसको हम बाहर से देखते हैं तो हमको वो इनसरमाउंटेबल लगता है कभी खत्म हो ही नहीं सकता, बिकॉज सब कुछ तो है. राइट. लेकिन जब करना शुरू करते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो हो जाता है. दैट एग्जैक्टली समराइजेस द नेचर ऑफ दिस एग्जाम. कि बाहर से देखने पर लगेगा इम्पॉसिबल है, तो आप इसको आसान समझने की भी गलती ना करें, लेकिन कठिन समझने की भी गलती ना करें. ओके. और सर जो मैं बोलना चाहूंगा जो रोल ऑफ लक है इस एग्जाम में, वो आई थिंक बाकी किसी भी एग्जाम से ज्यादा है, बिकॉज 3 स्टेजेस हैं और तीनों में लक अलग अलग तरीके से. बट आपने बहुत मेहनत करी, तो आप लक को क्रेडिट क्यों देते हो? क्योंकि सर मेहनत तो पहले 2 अटेम्प्ट्स में भी की थी. ओके. बट नहीं हुआ. क्योंकि क्या आपको किस स्टेज पे समझ में आता है इस एग्जाम के बारे में, उसमें लक का बहुत बड़ा रोल है.
सर 9 दिन का एग्जाम होता है मेंस। मेरे एक दोस्त है जशवंत रेड्डी, ही वाज आल्सो राइटिंग, ही गॉट इल बिटवीन जीएस एंड ऑप्शनल। आई थिंक सर वो नहीं हुआ मेरे साथ, आई वाज फॉर्चुनेट। आप किस फ्रेंड सर्कल के साथ जुड़ते हो व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस एग्जाम, इसमें लक का बहुत बड़ा रोल है सर, दैट कैन मेक और ब्रेक योर अटेम्प्ट। आई वाज लकी इन दैट रिगार्ड। और भी उससे पहले जाएं सर, आपको आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं, फाइनेंशियली आप कितने टाइम तक प्रिपरेशन सस्टेन कर सकते हैं, ये सब भी लक पे डिपेंड करता है सर। तो अनकंट्रोलेबल्स बहुत ज्यादा हैं जो इस एग्जाम को वो स्केल पे 9-10 की तरफ पुश करते हैं। बट सर अगर अनकंट्रोलेबल्स को छोड़ दें और जो हमारे हाथ में है वो करते रहें तो वो एग्जाम को खींच के फिर 5-6 पे ले आते हैं। ओके, अगर मैं कहूँ कि आपकी नॉर्मल प्रिपरेशन डे अगर आप एक बार रिकॉल करो, और नॉर्मल प्रिपरेशन डे आपका कैसा लगता था, मतलब प्लान आप कैसे करते थे, मिनट बाय मिनट या लेट्स से आवर बाय आवर, क्या था दिन आपका? सर मतलब आई यूज्ड टू सेट मीडियम टर्म टारगेट्स कि इस वीक के एंड पे मेरे को यहाँ पे होना है अपनी प्रिपरेशन, बिकॉज सर बहुत माइक्रो प्लानिंग में नहीं कर पाता था, कर भी लूँ तो उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाता। हाँ, तो डेली शेड्यूल्स में नहीं बनाता था कि इस वीक के एंड पर मुझे फिजिक्स का इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, इसका एक टेस्ट लिखना है। ओके, आई यूज्ड टू गो अबाउट दैट। तो आज अगर मान लो मंडे मेरा वेस्ट भी हो गया, मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर ली, मूवी देख ली, पूरा दिन निकल गया, तो ट्यूसडे को आई विल वर्क ट्वाइस एज हार्ड एंड कंप्लीट, कि मुझको दिख रहा है कि मेरा वहां तक करने के लिए मुझे कितना कैसे कैसे करना पड़ेगा। कंप्लीट इंजीनियर मेंटालिटी, एग्जाम के पहले खत्म कर देना है। जी सर। ओके, गॉट इट। सो जो है ऐसा आपने ऐसा कोई टोटल प्रेशर नहीं दिया कि हाँ मुझे डेली 8 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने? आई थिंक दैट ruins योर एफिशिएंसी, उसको कम कर देता है आपकी एफिशिएंसी को। पढ़ो बट प्रेशर लेके पढ़ाई हो नहीं पाती सर। मेरे से कभी नहीं हुई सर, जब भी लिया है तब तक खराब ही हुआ है कुछ ना कुछ। ओके, आई थिंक पॉजिटिव रहो, चिल रहो, मस्त रह के पढ़ो। वो सब कट ऑफ हो जाना सबसे, आई थिंक दैट हेल्प्स सम पीपल, बट फॉर मी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है। ओके, तो आप अपने सोशल सर्कल में ही रहे, फैमिली के साथ ही रहे, उसी के साथ आपने पूरी तैयारी करी और मैनेज किया विद जॉब के साथ आपने सारी चीजें मैनेज करी। ग्रेट। तो सर जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन कि विद जॉब करने का मतलब ये नहीं था कि मेरी जॉब बहुत ज्यादा हेक्टिक थी, ऐसा नहीं था सर। तो उसको आप कंसिडर कर भी सकते हैं कि आई वाज नॉट डूइंग अ जॉब। अगर दिन में मेरे को 3-4 घंटे देके जॉब का काम मैं खत्म कर दे रहा हूँ तो इट वाज लाइक मिसगाइड नहीं करना चाहता मैं कि मैं जॉब के साथ। मेक सेंस कि हाँ ऐसा ना समझा जाए कि आप जो है 9 to 5 जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ आराम से तैयारी कर ले जाएंगे, वैसा नहीं, वो जो है मैसेज नहीं है। गॉट इट। तो अगर कोई कर रहा है जॉब लेट्स से 9 to 5, तो उसके लिए कितना फीजिबल है? फीजिबल मतलब टफ तो है सर डेफिनेटली, क्योंकि वो जॉब आपके दिमाग का एक स्पेस कंटिन्यूसली लेके रखती है, फिर उसके बाद आपको टाइम भी कम मिलता है। बट सर पॉसिबल इसलिए है क्योंकि मैं डिस्पाइट नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन एन एवरेज डे 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाता था। ओके, बट वो 5-6 घंटे में अपना 100% इंटेंसिटी से पढ़ता था। गॉट इट। मतलब घड़ी पे लास्ट में मुझे इतना ही दिखता था, 6 हो गया, 6:30 हो गया, लाइक पूरे दिन तो पढ़ रहा था बट इतना ही कैसे हुआ। तो सर अगर वो मतलब इट्स ऑल अबाउट देयर मेंटल टफनेस। डेफिनेटली अगर वो जॉब के पहले और बाद में टाइम निकालें, जैसा कि बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं, देयर आर काउंटलेस टॉपर्स जिन्होंने जॉब के साथ एग्जाम फोड़ा है, तो आई थिंक किया तो जा सकता है सर। जस्ट ग्रेट एंड रेजिलियंस। नाउ यू विल बी एन ऑफिसर वेरी सून, तो ऐसा कुछ माइंड में है कि हाँ ये सब करना है, ऐसा कुछ अचीव करना है? सर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद को बोल रखी, सिलेक्शन से पहले बोल रखी थी कि सर मतलब महादेव ने मौका दिया है कुछ करने का, तो उनको नीचे नहीं करना है सर। उन्होंने कुछ सोच के ही दिया है मुझे अपॉर्चुनिटी, तो खरा उतरना है सर उनके उम्मीदों पे। सर आई विल ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एंड आई विल ट्राई टू अपहोल्ड एज मच इंटेग्रिटी एज आई कैन नो मैटर व्हाट हैपेंस। वो ओवरऑल बोलूँ सर बहुत ब्लंटली तो ईमान नहीं बेचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। I got this opportunity to serve the nation and I'll use it to my fullest. I'll want to make a change, a positive change in the lives of so many people. Because ये पावर सबके पास होती नहीं है सर, तो अगर है तो why not use it? पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं ना सर। एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कि जो है आज हमारे पास ऐसे ऑफिसर्स होंगे जो है कंट्री को ऐसे सेवा करेंगे, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। रिवीजन बहुत बोरिंग होता है, मतलब जो है नॉर्मली जब आप पढ़ लेते हो उसके बाद रिवाइज करते हो काफी बोरिंग लगता है, तो और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कैसे मैनेज करते थे आप रिवीजन? सर अगर आपका एक ही सोर्स है और उसको बहुत बार पढ़ो तो अनडाउटेडली ज्यादा बोरिंग हो जाता है, बिकॉज वो पूरी रंगी होती है कॉपी। हाँ राइट। बट सर ऐसा है ना, जब 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकलता ना तो फिर आप थोड़े से मैकेनिकल हो जाते हो, इमोशंस को थोड़ा सा साइड पे रखते हो कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा फिर भी पढ़ो, बिकॉज आपको पता है आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तीसरी बार भी नहीं निकलेगा अगर नहीं किया रिवाइज, तो यू जस्ट डू इट। मतलब अपनी कॉपी देख के वॉमिट करने का मन करता है कि नहीं यार अब नहीं घुस रहा दिमाग में, बट यू जस्ट फ्लिप थ्रू द पेजेस, मैकेनिकली पढ़ो, आपका ब्रेन तो देख ही रहा है वो, एंड आप इतनी ज्यादा बार रिवाइज कर लो कि दैट टर्न्स इनटू फोटोग्राफिक मेमोरी। आपको ये नहीं याद आए
क्या लिखा है बट याद है पेज के इस कोने पे ये लिखा हुआ है। तो आई थिंक वो उस तरीके से हेल्प करता है। इस टाइम भी सर आई थिंक जो 1 महीने में प्रीलिम्स है, रिवीजन का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आई थिंक अब मॉक्स उतने ना भी जाएं स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स तो चलेगा, जस्ट कीप रिवाइजिंग योर नोट्स मल्टीपल टाइम्स। अगर उसमें से कुछ आए तो मेक श्योर यू गेट इट करेक्ट। सो या अभिषेक, इट वाज ग्रेट हैविंग यू ओवर हियर। जो है बिफोर वी पार्ट, मतलब आई एम वेरी श्योर कि फिर मुलाकात होगी और अब फिर से बहुत सारी बातें आप बच्चों को बताओगे। बट बिफोर वी पार्ट, ऐसा कोई मैसेज है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, अभी जो 2025 का एग्जाम हो रहा है, जो आप बच्चों को देना चाहो, जो अभी देने वाले हैं प्रीलिम्स, उनके लिए? अभी यू जस्ट ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। अगर मॉक्स में कम मार्क्स भी आ रहे हैं, डोंट थिंक कि मैं ये अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ। डोंट थिंक कि मैंने जो पढ़ाई की उसका कोई मतलब नहीं है। 40 ही नंबर आए इस मॉक में, जिस मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं उस मॉक को देना बंद कर देते। मैं तो यही बोलूंगा। अच्छा, शिफ्ट टू PYQs। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एज इट इज उठाओ। आई एम श्योर आपने वो क्वेश्चंस कर रखे होंगे। 2 घंटे बैठ के करो, आपके 170 मार्क्स आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा सर। मेंटली विल बी इन दैट स्पेस। ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, दिमाग में कॉन्फिडेंस लेके आओ। आई थिंक उससे आपके 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक ही हो जाते हैं प्रीलिम्स। ओके ओके, ग्रेट। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सारी बातें बच्चों को बहुत हेल्प करेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। थैंक यू सो मच।